हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो विजुअलाइज कर सकते हैं एक फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर जो इकोसिस्टम होता है। जो इकोसिस्टम में दोनों के दोनों होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ओके। और यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग आसपास में इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग के साथ भी करते हैं, मतलब जो फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है। इकोसिस्टम बहुत ही ग्रेटली साइज में करता है, जो स्मॉल पॉन्ड, लार्ज फॉरेस्ट और सी। काफ़ी जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। क्या मानते हैं? इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं और एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ओके। और पीछे सिस्टम में बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है जो कि हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है। नेमली हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल के। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये कुछ एग्जाम्पल है एक्वाटिक के, एक्वाटिक इकोसिस्टम की। अब जो क्रॉप फील्ड और एक्वारियम होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके। मैन मेड को आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, फूड चेन, वेब, न्यूट्रिएंट और आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, है ना। देखो, अब जो आपके पापा होते हैं, ठीक है, उनको सैलरी मिल गई है, तो फिर अब वो जो लॉस होता है, डिग्रेडेशन, अब उनका पैसा जाता भी तो है ना, आता है पैसा, ठीक है। तो ये है उनका वेब, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी किससे ट्रांसफ़र होता है? पापा से। पापा के पास एनर्जी होती है, ठीक है, हमारे तो इसलिए वैसे होता है। और हम और भी देखेंगे रिलेशनशिप, साइकिल, चेन, वेब जो कि क्रिएट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम और उनके इंटर रिलेशनशिप को। ओके। यहाँ तक इतना है। अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन में। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, जो कि होते हैं एबायोटिक और बायोटिक। आपने इधर छोड़ो। और जो एबायोटिक फैक्टर होता है, इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को और उसके सराउंडिंग को। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उससे रिजल्ट होता है फिजिकल स्ट्रक्चर में, जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक तरीके के इकोसिस्टम का। आइडेंटिफिकेशन और इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज एक इकोसिस्टम का एक स्पीशीज़ कंपोजिशन देता है। ओके। अब इधर होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि देखो, पहले पापा के पास है, ठीक है, पापा से मम्मी के पास जाता है, मम्मी से मम्मी फिर बच्चों को देती है, फिर ये बच्चों को मम्मी भी दे देती है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ ट्रांसफ़र होता है जो कि वर्टिकल होता है, ठीक है, जो कि हमारे पापा से स्टार्ट होता है। पापा कौन है? प्रोड्यूसर, है ना, क्योंकि उन वही पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है पापा ही कमाए। और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीशीज़ की ऑक्यूपाई होते करते हैं डिफरेंट लेवल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल की जो ट्री ऑक्यूपाई करते हैं टॉप को, ठीक है, इधर बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं, राइट, ट्री पता नहीं कैसे बनता है ऐसे। और वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा ट्री से भरा रहता है इतना तक। उसके बाद आते हैं श्रब से थोड़े बड़े बड़े वाले, इतने बड़े बड़े वाले, ठीक है, थोड़े वो बड़े रहते हैं। और फिर श्रब सेकेंड आता है। हर्ब्स और ग्रासेस ऑक्यूपाई होते हैं बॉटम में। यहाँ पे ग्रासेस होते हैं छोटे छोटे, पूरा ग्रासेस ग्रासेस छोटे छोटे, तो वो लोग एकदम नीचे रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले ट्रीज़ है, ट्रीज से जा रहा है श्रब्स, फिर श्रब्स से हो रहा है हर्ब्स या फिर ग्रासेस। ओके। अब जो कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, ये होता है, देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है और इसका एक सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन होता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, इससे आपको पता चलता है कि सेल्फ सस्टेनेबल है ना, सेल्फ सस्टेनेबल।
एक पॉन्ड जो होता है जो कि शैलो वाटर होता है बॉडी, जिसपे कि सारे ऊपर वाले रहते हैं, कंपोनेंट रहते हैं, है ना, एक पॉन्ड में। और जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, उस पर सारे सारे डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जो रिच सॉइल डिपॉजिट होता है जो कि पॉन्ड के बॉटम में होता है, बॉटम मतलब कि नीचे, ठीक है ये। और एक सोलर इनपुट, मतलब कि जो साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ फंक्शन पूरे इंटायर पॉन्ड का। और जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट होता है वो इंक्लूड करता है फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गे और फ्लोटिंग सबमर्ज, ठीक है, और मार्जिनल प्लांट जो कि एजेस में होते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जू प्लैंक्टन से, और जो फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म से। डिकम्पोजर्स कौन है हमारे, फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, जो कि स्पेशली यही है। और ये अबेंडेंट होता है बॉटम में, एकदम नीचे, ठीक है। अब ये जो सिस्टम होता है परफॉर्म करता है सारे के सारे फंक्शन एक इकोसिस्टम में और बायोस्फीयर में एक पूरे के तरह। और जो कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हुए, जैसे कि सन बाय द ऑटोट्रॉप्स और कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स, डिकम्पोजिशन, है ना, मिनरल से डिकम्पोजिशन होता है डेड मैटर का, फिर वो रिलीज़ हो जाता है, फिर रीयूज़ होता है ऑटोट्रॉप्स के थ्रू, मतलब ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट्स। ये रिपीट होते रहते हैं एक के बाद एक, ठीक है। देखिए इधर आपको बता रहा है कि जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जो सन है ऑटोट्रॉप उसको कंज्यूम कर रहा है, ऑटोट्रॉप को हेटेरोट्रॉप कर रहा है कंज्यूम, फिर जाके फिर मिनरलाइजेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, डेड मैटर, हेटेरोट्रॉप्स मर जा रहे हैं तो फिर वो लोग ज़मीन में जा रहे हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहाँ से उनका एनर्जी ज़मीन पे जा रहा है और फिर रीयूज़ हो रहा है वापस से ऑटोट्रॉप से। ये बार बार रिपीट होता है, ये एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स हायर ट्रॉफिक लेवल से कहाँ पे जाता है ये, डिसिपेटेड और लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसका तो फिर अब हम लोग इस पैराग्राफ से लिख ले, ठीक है, कि ये वाला पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना ही क्यों है ना, आप एक बार में ही लिख लेंगे। तो फिर मैं यहाँ से क्लियर पेज कर देती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो एबायोटिक है, एबायोटिक क्या है, एबायोटिक हमने क्या पढ़ा था, वाटर प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके। और क्या होता है, एबायोटिक में और एक होता है हमारा रिच सॉइल डिपॉजिट, कहाँ पे होता है रिच सॉइल डिपॉजिट, एट द बॉटम, है ना, नीचे रहता है, एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, ठीक है, हमने उसका लोकेशन भी बता दिया। अब यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है रेट ऑफ फंक्शन, है ना, रेगुलेट करता है हमारा सोलर इनपुट, राइट। फिर हमारा करता है साइकिल ऑफ टेम्परेचर, फिर साइकिल ऑफ टेम्परेचर के बाद करता है क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट के बाद करता है डे लेंथ, फिर जाके हमारा ऑटोट्रॉफ कौन कौन बताया गया है इस पैराग्राफ में। ऑटोट्रॉफ है हमारा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, सब लिख लीजिए। ये देखिए आपने अगर ये लिख लिया ना तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को ऐसे क्रॉस मार सकते हैं, ठीक है, बट मारना नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इधर लिख दीजिए फाइटोप्लैंक्टन, अलगे, फ्लोटिंग, है ना। और जो फ्लोटिंग होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमको कहाँ पे मिलता है, और जो सबमर्ज्ड और मार्जिनल, ठीक है, फ्लोटिंग होते हैं और सबमर्ज्ड प्लस मार्जिनल। अब जो सबमर्ज्ड और मार्जिनल ऑटोट्रॉफ होता है ये हमको कहाँ पे मिलता है, हमने पढ़ा था एजेस में, है कि नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने कंज्यूमर क्या पढ़ा था, कंज्यूमर, इसको वापस क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमने पढ़ा था कंज्यूमर, कंज्यूमर पढ़ा था हमने जू प्लैंक्टन, है ना, फिर फ्री स्विमिंग, और बॉटम
बॉटम और ऑफ डर्लिंग फॉर्म्स, ठीक है, और डर्लिंग फॉर्म। अब हमारा आ जाता है लास्ट जो हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था, वो था डिकम्पोजर्स। ये थे आपके फंगी, बैक्टीरिया, फिर आ जाता है फ्लैजेलेट्स, और ये सब कहाँ पे मिलते हैं? डिकम्पोजर्स आपको मिलते हैं बॉटम में, बॉटम ऑफ फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ही है। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी में जो होता है ये है फर्स्ट, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी होता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। देखो, अब जो हमारी मम्मियाँ होती है, ठीक है, वो हमको थप्पड़ मारती है और क्या क्या करती है, लेकिन उनका प्यार हमारे लिए कांस्टेंट रहता है ना। वो हमको कुछ भी करे। वैसे ही जो सोलर एनर्जी है, हमको कितना धूप से प्रॉब्लम होता है, पसीना आ रहा है, थक जा रहे हैं, लेकिन क्या वो ये हमको प्रॉब्लम देने के लिए सन प्रोड्यूस करता है? नहीं, सन अर्थ के भलाई चाहता है, इसलिए सन सन ये सब करता है, राइट। तो इसलिए उसका जो प्यार होता है सन का अर्थ के प्रति, वो कांस्टेंट होता है, जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। कोई कितना भी मारे, कितना भी तकलीफ दे, उनका प्यार कांस्टेंट होता है, ठीक है। वैसे ही एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन, ठीक है। अब जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, ये इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया, ओके, इम्पॉर्टेंट, ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये एक्सप्रेस होता है वेट के टर्म में, जो कि हम लोग बोलेंगे वेट पर मीटर स्क्वायर, मतलब वेट पर एरिया, या फिर एनर्जी के टर्म में हम लोग बोलेंगे एनर्जी पर एरिया या फिर पर मीटर स्क्वायर। और जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। अब ये रेट ऑफ बायोमास किस पे एक्सप्रेस होता है? ग्राम पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर, ओके। अच्छा, इधर है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और वैसे ही किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इसको कंपेयर करने के लिए प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम के साथ हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और नेट प्रोडक्ट प्राइवेट, क्या होता है, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ये एक इकोसिस्टम है जो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बताता है। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज होता है प्लांट्स के थ्रू रेस्पिरेशन के टाइम। और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर हम लोग रेस्पिरेशन से माइनस कर दे तो हमारा आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, एनपीपी। ये हमने एनपीपी पढ़ा था ये। तो इसका फॉर्मूला ये होता है जीपीपी माइनस आर और फिर एनपीपी। और देखिए इसका है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इन गिवन टाइम, है ना, इन गिवन टाइम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ, तो देखिए ये है आपका ए, ये आपका बी। अब इस पे अगर आपका प्रोडक्टिविटी 40 है और इस पे 30 है, बेटर कौन सा है दोनों में से? ए बेटर है। तो देखो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किस पे होता है? फॉरेस्ट पे, ओके। और ये हमारा होता है बेटर, जिसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा बेटर इकोसिस्टम है। अब मैं आप लोग एक क्वेश्चन कराती हूँ। जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं 10,000 जीपीपी, ओके। और जो बायोमास है अवेलेबल कंज्यूमर्स के लिए वो है 6,000, ठीक है। तो फिर आप लोग बताइए रेस्पिरेशन लॉस कितना हुआ? रेस्पिरेशन लॉस विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर कितना हुआ बताइए? तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। जीपीपी है 10K, फिर इसको करेंगे माइनस आर इक्वल टू 6K। इधर आर इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10K माइनस 6K इक्वल टू आर। तो आर आ गया आपका 4K, मतलब कि 4,000, राइट। वही है बस। अब देखिए,
अब जो फॉरेस्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। अच्छा हाँ देखिए, अब जो हमारा जीपीपी होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, सैलरी मान लीजिए कि आपको इतनी सैलरी है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये जो आर है इसको हम लोग रेस्पिरेशन लॉस बोलते हैं। जीपीपी आपके पापा की सैलरी है, ठीक है। समझ लो आपके पापा के वो 1000 रुपये है, ठीक है। आपके पापा को 1000 रुपये मिले, उन्होंने 200 आपको दे दिए, ठीक है। तो 200 उनका पूरा खर्चा हो जा रहा है। उन्होंने आपको 10 रुपये दे दिए, आपकी मम्मी को 50 रुपये दे दिए, उनका घर का खर्चा चल गया 140 से, ठीक है। तो फिर उनका कितना बचा फिर 800 रुपये बचे ना सेविंग में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये वैसे एग्जाम्पल। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये अवेलेबल होता है बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ्स और हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज़ में, कि जो स्पीशीज़ है वो भी तो कैसी है ना। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो फिर बताइए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी, है ना। प्रोडक्टिविटी जैसी होगी स्पीशीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही वो इनहेबिट करता है एक पर्टिकुलर एरिया में। ये डिपेंड करता है और भी काफ़ी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, मतलब कि क्या मतलब कि आपको सही सैलरी मिल रही है ना। अगर सही से ट्रीट कर रहे हैं आपको, जो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर वहाँ उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, आपके जॉब की कैपेसिटी कितनी है, वो सब पे भी डिपेंड करता है आपका ये जो है जीपीपी, ठीक है। और देयरफॉर ये वेरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के साथ, है ना। क्योंकि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर का, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है 170 बिलियन टन। और 170 बिलियन में क्या है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यदि प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर का है 170 बिलियन टन। और ये सिर्फ ड्राई वेट ही हम लोग लेते हैं, वेट वेट नहीं लेते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर का वेट है। ऑफ दिस डिस्पाइट ये 70 मिलियन सरफेस जो है पानी कवर करता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन वो सिर्फ 55% है। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है ओशन से। आपके लैंड में मोस्टली कौन करता है ज़्यादा कवर, ओशन करता है। बट ओशन 70% आपका सरफेस खा रहा है अर्थ का, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन है। और देखिए फॉरेस्ट का कितना है 170 बिलियन, डबल से भी ज़्यादा, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन जो होता है ना, ये अर्थ फॉर्म होता है जिसको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। अब बताए हम लोग इसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं, क्या करता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारे सॉइल को पोरस बनाता है ना, पोरस बना देता है कि वहाँ से ऑक्सीजन पास हो सके, ये सब। ये क्यों है, अच्छा दिस इज सो बिकॉज क्योंकि हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और लूजनिंग ऑफ सॉइल करता है। सिमिलरली जो डिकम्पोजर होता है वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में, राइट। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में किसने किया, डिकम्पोजर्स ने। और ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कौन करता है, हमारे प्लांट्स, राइट। तो फिर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। वो ये सब न्यूट्रिएंट्स में करता है ऑर्गेनिक को, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, इसको डिकम्पोज। और जो डेड प्लांट होते हैं जैसे कि लीफ, बार्क, फ्लावर और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग फीकल मैटर मतलब एक्सक्रीटा, ये कंस्टिट्यूट करता है पूरे डेट्रिटस को, जो कि एक रॉ मटेरियल होता है, मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। कोई भी चीज़ जिसका डिकम्पोजिशन हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट्रिटस। देखिए डी और ये डी, ठीक है। डी और डी से क्या, डी से डेट्रिटस, डी से डिकम्पोजिशन। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ओके। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए डेट्रीवर्स का एग्जांपल क्या है, आपका अर्थवॉर्म, जो कि ब्रेक करते हैं डेट्रिटस को, ठीक है। अब देखिए आपको ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस डिकम्पोज हो सके, और उसको डिकम्पोज करने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, डेट्रीवर्स, राइट। अब डेट्रीवर का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है हमको अर्थवॉर्म,
जो कि फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये डेट्रिटस को मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल को स्मॉल पार्टिकल में जो कि सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में लेके जाता है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स को। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ये देखिए डेट्रिटस बड़ा होता है, उससे छोटा बन रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रही है। तो जो प्रोसेस ऑफ लीचिंग है उससे जो वाटर है वाटर सॉल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल के नीचे जाता है हॉरिजन और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह। अब जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम है ये डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ओके, ये डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि जो सारे अबव स्टेप है डिकम्पोजिशन ये साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, एक के बाद एक होता है, ऐसा नहीं कि लोग टाइम लगा के कर रहे हैं, ठीक है। ये डेट्रिटस में होते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं साइड में वापस इसका एक समरी बनाते हुए। पहला है हमारा फ्रैगमेंटेशन, फिर दूसरा है हमारा, और फ्रैगमेंटेशन कौन करता है बताइए, अभी हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म, है ना। और फिर सेकंड हम करते हैं लीचिंग। लीचिंग से क्या होता है, जो वाटर होता है वो अनअवेलेबल सॉइल की तरह चले जाते हैं, है ना। जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से नीचे चले जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। अब यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पूरा नहीं लिखे। अब ये थर्ड होता है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम क्या करता है, कैटाबॉलिज्म कौन करता है, बैक्टीरिया और एंड फंगल एंजाइम। फंगल एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं डेट्रिटस को, ठीक है। अब जो ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन अकर होता है डिकम्पोजिशन के टाइम सॉइल में, ठीक है। और जो ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है आपका, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, और ये अंडर को करता है डिकम्पोजिशन हाईली एक्सट्रीमली स्लो रेट पे। क्योंकि देखो अब जब इस पर जब माइक्रोब्स एक्ट ही नहीं कर पा रहे तो डिकम्पोज कैसे होगा, है ना। तो इसलिए ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन करता है, ठीक है, ऑकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। देखिए अब आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल है। अब रिच सॉइल के ऊपर क्या है आपका ट्री, ये जो है लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोज जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया, और वो कुछ फॉर्म और लिटर में बन जाते हैं, ओके। अच्छा, ये मशरूम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक ट्री ग्रो करता है सॉइल से, एक पत्ता नीचे गिरा, ठीक है, और कुछ खा जाते हैं इंसेक्ट और न्यूट्रिएंट, और ये फूड वेब है। ये यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे फूड वेब है, ओके। मतलब कि ऐसे लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, बट वो जो कहाँ पे जा रहा है लिखा हुआ है, फूड वेब में जा रहा है ना। फिर और जो नहीं खाए गए अगर पड़ा हुआ है ग्राउंड में, तो फिर देखो ये खा रहा है। अब यहाँ से जो कुछ बच गया उससे इधर मशरूम्स उग गए, ठीक है, ये कुछ बन गया। और कुछ न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं केमिकल इंटरेक्शन से। अब जो ये होता है यहाँ से आपका डिकम्पोजिशन होता है अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स और फंगाई से होता है, ठीक है। जब इतना बन जाता है इसके आगे डिकम्पोजिशन फिर से आपका बन जाता है ऑर्गेनिक रिच सॉइल। तो आप देख रहे हो कितना वैल्यूएबल है आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ठीक है। तो फिर बीइंग कोलॉइडल इन नेचर ये सर्व करता है एक रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, राइट। तो इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले रिजर्वर काम करते हैं। अब जो ह्यूमस होता है ये फर्दर डिग्रेडेड होता है कुछ माइक्रोब्स
और रिलीज़ करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ओके, जो कि ऑकर करता है प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अब जो डिकम्पोजिशन है ये एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये होता है ये कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस से, और जो उसका क्लाइमेटिक फैक्टर है एक ऐसे ये ना आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाला टॉपिक, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, इससे हर साल क्वेश्चन आता है नीट में, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो रेट और जो केमिकल और डेट्रिटस एंड क्लाइमेट, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है ये स्लोअर होता है अगर डेट्रिटस रिच होता है लिग्निन और काइटिन में, और क्विक होता है अगर डेट्रिटस रिच होता है नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर में, ओके। और जो टेम्परेचर होता है और सॉइल मॉइस्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो कि रेगुलेट करते हैं डिकम्पोजिशन को, उसके इफ़ेक्ट को, एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स को भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। अब जो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन, जहाँ पे कि कम टेम्परेचर हो, और एनारोबाइसिस इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन, जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल का बिल्डअप होते रहता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, क्योंकि जैसे कि इतना इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बताया है, तो फिर कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अब देखिए इस पे पहला कौन सा है, पहला है ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हुआ, O2 ज़्यादा हुआ तो फिर डिकम्पोजिशन ज़्यादा, राइट, हमने यही पढ़ा। सेकंड पढ़ा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस पे डिपेंड करता है, काइटिन और लिग्निन हुआ तो फिर क्या होगा, वो नहीं मतलब तो फिर स्लो होगा और जल्दी होगा नाइट्रोजन और सॉल्यूबल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हो जैसे कि शुगर, तो फिर क्या हुआ हमारा केमिकल कंपोजिशन किसका, डेट्रिटस का। फिर थर्ड होता है हमारा क्लाइमेट, याला पेज नंबर, अच्छा क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर कहाँ पे होगा वार्म और मॉइस्ट पे होगा, हमने यही पढ़ा ना, वार्म मॉइस्ट में क्या होता है आपका रेट क्या होता है, बढ़ता है कमता है, बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर आपका रेट क्या होता है यहाँ पे, ऑफ कोर्स कमता है ना, और फिर क्या बन जाता है, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, बिल्डअप हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। अब देखो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो जो कंपोजिशन यहाँ पे हमने लिखा था ना डेट्रिटस, ये डेट्रिटस वाले पार्ट का आप यहाँ पे इसको और थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, काइटिन और लिग्निन, काइटिन अगर ज़्यादा है और लिग्निन अगर ज़्यादा है तो फिर रेट क्या होगा आपका, कमेगा। वैसे ही अगर नाइट्रोजन अगर ज़्यादा है और अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ज़्यादा है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हमने क्या पढ़ा था, शुगर, है ना, आप जितने बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से याद होगा। तो फिर अगर ये भी ज़्यादा है तो फिर रेट क्या होगा, फास्ट होगा, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फिर अब मैं ना सोच रही थी कि अभी मैं कुछ दिनों में केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली लोगों को नहीं समझ आता। फिज़िक्स तो मैं शायद ही कभी पढ़ाऊँगी, बट मैं केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ाने वाली हूँ, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बिल्कुल समझा के हर एक टॉपिक को पढ़ाऊँगी। फिर जाकर हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, लेकिन पहले लोग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि फ्री रेडिकल कैसे होता है वो सब। तो फिर आप लोग बताइएगा, अभी नहीं, अभी 1-2 हफ्ते बाद स्टार्ट करूँगी, तब तक हम लोग बायोलॉजी का एनसीईआरटी के साथ चलेंगे। उसके लिए थैंक यू गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बाकी का चैप्टर करेंगे, बाय।